हेलो एवरीवन, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बिहार बोर्ड, ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं क्लास 7 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स दिए गए हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ चेक कीजिए। ई बुक्स और ई नोट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन लिंक्स के थ्रू मिल जाएगी। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है इफ़ आई वर यू, इस प्ले के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहला एक्सट्रैक्ट हमारा जो है वो है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप। अब यहाँ पर बेसिकली इंट्रूडर बात कर रहा है या जेरार्ड बोल रहा है, किसके डायलॉग्स हैं वो सब तो जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि आपको आंसर्स आते हैं या नहीं आते। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यूजुअली क्या माना जाता है कि अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो वो एक्सट्रैक्ट या पैराग्राफ्स बहुत लेंदी ही होंगे। नहीं, इनफैक्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में कई बार बेटा सिर्फ एक सेंटेंस, जैसे आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी, हो सकता है सिर्फ इतना सा ही सेंटेंस आपसे पूछ लिया जाए और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं बेस्ड ऑन दैट सिंगल सेंटेंस। एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, ये जो सिंगल सेंटेंस होता है वो कभी भी इस तरीके का सेंटेंस नहीं होता कि रैंडम कहीं से कुछ भी उठा लिया। ऑब्वियसली इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारी आपकी पोम्स हैं, तो किसी में भी हो सकता है सिमिलर सा सेंटेंस हो। हमेशा एक ऐसा सेंटेंस उठाया जाता है जो उस चैप्टर का या तो कोर हो या कहीं उस सेंटेंस को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये इसी चैप्टर या इसी पोम से है, राइट। तो कभी भी अपने दिमाग में ये बात पकड़ कर ना चलें कि एक्सट्रैक्ट जो होते हैं लेंदी पैसेजेस ही होते हैं, राइट। इनफैक्ट कई बार जो पोम्स होती हैं, तो पोम्स जिस तरीके के सेंटेंसेस में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन होती है स्टैंजाज में, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक के बाद एक उस तरीके से स्टैंजा ना देके और उसे एक पैराग्राफ के तौर पर आपके सामने पेश कर दिया जाए, ठीक है। यूजुअली ऐसे में ऐसा और इस तरीके के सिंबल्स ज़रूर होते हैं, बट स्टिल बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को इस तरीके के लिए तैयार भी रखिए कि हो सकता है इनके विदाउट दीज सिंबल्स भी कई बार आपके सामने जो है पोम्स के सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को एकदम लिमिट मत कर लेना कि ऐसे एक्सट्रैक्ट्स तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये कहाँ से आ गया है या ये गलत है, राइट। इस बात को मैं इतना ज़्यादा ध्यान से आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट किस तरीके से आ जाते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाइव सेशन के दौरान मेरे पास आए थे, दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, ठीक है। नाउ आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड, ये एक्सट्रैक्ट जो है वो जो आ रहा है, हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस एक्सट्रैक्ट पे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु इज़ स्पीकिंग दीज लाइन्स एंड टू whom, वेयर इज़ द कॉन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस। अब ये क्या, कौन बोल रहा है ये। अब यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो जब जो जेरार्ड होता है और अपना सामान पैक करके जा रहा होता है, उसी समय इंट्रूडर घुस आता है उसके घर में और तब थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन होती है और उसके बाद इंट्रूडर जेरार्ड से कहता है ये। तो ये जो स्पीकर है इन लाइन्स का वो कौन है, इंट्रूडर। द इंट्रूडर इज स्पीकिंग टू जेरार्ड। इंट्रूडर बोल रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा देर तक स्मार्ट नहीं बने रहोगे और या तुम बहुत ज़्यादा देर तक अब जो फॉर्चुनेट हो अब नहीं रहोगे। दूसरा, द कन्वर्सेशन इज़ टेकिंग प्लेस वेयर, जेरार्ड के घर में, और उसका घर कहाँ है, इन द वाइल्स ऑफ एसेक्स। मतलब वाइल्स ऑफ एसेक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा बसावट नहीं है लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर द इंट्रूडर इज़ स्पीकिंग टू जेरार्ड एंड द कन्वर्सेशन इज़ टेकिंग प्लेस इन जेरार्ड्स लोनली कॉटेज। लोनली कॉटेज इसलिए क्योंकि वहाँ पे जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं और वो खुद अकेला रहता है इस घर में, सिचुएटेड इन द वाइल्स ऑफ एसेक्स। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द स्पीकर सो श्योर दैट हिज लिसनर वोंट बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग। अब स्पीकर हमें पता चल गया कौन है, इंट्रूडर है। तो यहाँ पर हमें कि इंट्रूडर इतना श्योर क्यों है कि उसका जो लिसनर है, अब इंट्रूडर अगर बोल रहा है तो उसको सुन कौन रहा है, दो ही तो कैरेक्टर्स है ना इसके अंदर मेजरली जिनके बारे में बात हो रही है, एक कौन है इंट्रूडर और दूसरा कौन है जेरार्ड। तो लिसनर क्या कौन हुआ, जेरार्ड हुआ।
won't be pleased for long, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक pleased है, बहुत ज़्यादा देर तक खुश नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों? Well, the speaker is sure that his listener, Gerard, pleasure is going to disappear into thin air the moment he hears about the speaker's wicked plan to kill and later on impersonate him to dodge the law. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो उसका लिसनर है यानी जो जेरार्ड है, ठीक है, जो जेरार्ड है, लिसनर्स प्लेजर जो है वो चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही जेरार्ड को पता चलेगा कि इंट्रूडर का प्लान क्या है, और प्लान क्या है? जेरार्ड को जान से मार देने का प्लान है ना। तो जैसे ही जेरार्ड को पता चलेगा कि अरे ये इंट्रूडर तो मुझे यहाँ मारने के लिए आया है, उसका सारा प्लेजर या सारा जो रिलैक्सेशन है या वो जितना काम बिहेव करने की कोशिश कर रहा है वो सब चला जाएगा, ठीक है। एंड लेटर ऑन इम्पर्सोनेट हिम टू डॉज द लॉ। इम्पर्सोनेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली जो इंट्रूडर है वो क्या चाह रहा था कि जो जेरार्ड है उसकी तरह, उसकी नकल, इमिटेट करके रहना चाह रहा था। तो किसी व्यक्ति की तरह अपने आप को बदलना, ठीक है, किसी व्यक्ति की तरह अपने आप को ढालना कि अगर ये व्यक्ति इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो मैं भी वैसे ही करूं। तो देखो पर्सन से रिलेटेड यहाँ आता है कि किसी इंसान से रिलेटेड कि कोई इंसान जैसा है, अपने आप को भी उसी हिसाब से बर्ताव करवाना, राइट। तो इसे कहा जाता है इम्पर्सोनेट। ये किसी और चीज़ पर लागू नहीं होता है। जैसे इमिटेट जो होता है, तो इमिटेट हम पेंटिंग भी इमिटेट कर सकते हैं, डांस इमिटेट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें इमिटेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब सिर्फ इंसान को इमिटेट करने की बात आती है तो इम्पर्सोनेट हम सिर्फ इंसान को लेकर ही बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को या स्किल को लेकर इम्पर्सोनेट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो इंट्रूडर है उसका प्लान क्या है? उसका प्लान ये है कि वो जेरार्ड को जान से मार देगा और फिर उसी की आइडेंटिटी लेकर, उसी की तरह रहकर जो लॉ है या जो कानून है या पुलिस जो उसके पीछे पड़ी हुई है उनको डॉज कर देगा, उनको चकमा दे देगा। डॉज का मतलब होता है चकमा। तो वो इस तरह से कर लेगा ताकि वो अपने आप को कानून से बचा सके। और इंट्रूडर का ये पूरा प्लान जो है उसी पर उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा ये प्लान जैसे ही जेरार्ड को पता चलेगा तो वो एकदम अपना जो भी ये कामनेस है वो सब खो जाएगी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पॉज मीन हियर, यानी पॉज का क्या मतलब है? पंजे जो होते हैं, तो यहाँ पर उसका मतलब है हाथ, कि अपने हाथ ऊंचे करो। पॉज हियर स्टैंड्स फॉर हैंड्स। ये कब आया था स्टूडेंट्स? जब इंट्रूडर ने जेरार्ड से कहा था, उसके हाथ में गन थी, तो जेरार्ड से कहा अपने हाथ ऊपर करो, राइट। तो यहाँ पर उसने इस शब्द का, पॉज शब्द का इस्तेमाल किया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई इज द स्पीकर आस्किंग द लिसनर टू पुट दोज पॉज अप, यानी जो स्पीकर है, यानी स्पीकर हमें पता चल गया है कौन है? इंट्रूडर। उसने लिसनर को, लिसनर कौन है? जेरार्ड। तो स्पीकर ने लिसनर को या इंट्रूडर ने जेरार्ड को अपने हाथ ऊपर करने के लिए क्यों कहा था? डराना चाह रहा था, राइट। और उसने बंदूक तान रखी थी जेरार्ड के ऊपर। द इंट्रूडर आस्क्ड जेरार्ड टू पुट हिज पाव्स अप टू थ्रेटन एंड इंटीमिडेट हिम। थ्रेटन का मतलब डराना होता है और इंटीमिडेट का मतलब ये होता है एक तरीके से धमकाना, ठीक है। इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना। अब आप कहेंगे मैम वार्निंग का मतलब भी तो धमकाना होता है। एक्चुअली वार्निंग का मतलब होता है आपको एक चेतावनी दे दी, ठीक है। और यहाँ पर इंटीमिडेट का मतलब होता है कि इंटीमिडेट होता है धमकाना या इस तरीके से बर्ताव करना कि सामने वाला आपसे कम है, ठीक है। He wants to make sure that Gerard is unable to use his hands for defense, क्योंकि जो इंट्रूडर है वो इस बात को निश्चित करना चाहता था, एकदम पक्का करना चाहता था कि किसी भी तरीके से जो जेरार्ड है वो अपने बचाव के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल ना कर सके। डिफेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स बचाव करना, ठीक है। तो अपने बचाव के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? मारने के लिए हाथ चलाते हैं या भागने के लिए पैर उठाते हैं, राइट। तो एकदम गन को सामने तान के और हाथ ऊपर करने के लिए बोल दिया ताकि वो कुछ भी कर ना पाए अपने बचाव के लिए, राइट स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला एक्सट्रैक्ट है वो है दैट्स अ लाई, ये झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम किसी बेवकूफ़ से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है।
आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट हूँ, इनफैक्ट तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, और मुझे पता है कि तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, सज्जन व्यक्ति तुम्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है, ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारा एक भी कदम और एक भी जवाब अगर इधर उधर हुआ तो तुम्हें उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। अब यहाँ पर ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो बातचीत चल रही है, किसने किससे कहा, वो आपको, अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा है इस चैप्टर का, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर कौन है इसमें, इंट्रूडर है। किसको बोल रहा है, जिराड को, क्योंकि इंट्रूडर ही डांट उसको कह रहा है कि उसको कुछ क्वेश्चंस, कुछ बातें जाननी थी जेराड से, तो सवाल पूछ रहा है। एक सवाल का जो जवाब है जेराड ने गलत दिया, झूठ दिया, तो वहाँ पर उसने पकड़ लिया उसको, ठीक है, इंट्रूडर ने पकड़ लिया कि तुम झूठ मत बोलो, तुम किसी बेवकूफ़ से बात नहीं कर रहे हो, मैं कोई पागल नहीं हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा और तुमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ मैं, ठीक है। तो ये इंट्रूडर है। एंड व्हाट इज़ ही नॉट बिलीविंग, ये बिलीव क्या नहीं कर रहा है, मतलब जो इंट्रूडर है वो किस बात पर, शुरुआत में ही लिखा है ना, दैट्स अ लाई, मतलब किसी बात पर जो है यकीन नहीं कर रहा है जेराड की किसी बात पर। वो कौन सी बात है जो यकीन नहीं कर रहा है, वेल कार वाली बात पर यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि कार के लिए बोल दिया था जेराड ने कि मैं कार नहीं चलाता, लेकिन वो कार चलाता है, दैट जैसा कि इस एक्सट्रैक्ट में लिखा है। The intruder is the speaker here. He is talking about the lie that Gerard told him about not running a car. मतलब यहाँ पर जो जेराड है उसने ये झूठ बोला था कि वो कार नहीं चलाता है, He doesn't run a car. लेकिन यहाँ पर ये झूठ है, वो इंट्रूडर ने पकड़ लिया। कहीं ना कहीं यहाँ जो जेराड है वो ये स्मार्टनेस लगाने की कोशिश कर रहा था। इस झूठे आंसर से जेराड ने ये पता लगा लिया कि इस इंट्रूडर को जेराड के बारे में कितना और कहाँ तक पता है, ताकि वो अपना जो प्लान है आगे एग्जीक्यूट कर सके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्पीकर थिंक ही वाज स्मार्टर देन द लिसनर, यानी इंट्रूडर को क्यों इस बात का यकीन है कि वो जेराड से ज़्यादा अक्लमंद है, उससे ज़्यादा स्मार्ट है, व्हाई सो। The intruder considered himself smarter because he thought that he had made a very clever plan to kill Gerard. मतलब उसने बहुत, इंट्रूडर को लग रहा है कि उसने बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग प्लान बनाया है। और क्या प्लान बनाया है कि मैं जेराड को जो है मार दूंगा जान से, एंड इम्पर्सोनेट हिम। इम्पर्सोनेट मतलब उसकी जगह ले लूँगा, ठीक है, मैंने अभी अभी आपको मीनिंग समझाया है कि मैं जेराड को मार दूंगा और फिर उसकी जगह ले लूँगा, टू एल्यूड द पुलिस, पुलिस से बचने के लिए और उसको चकमा देने के लिए, ठीक है। तो मैं बहुत शानदार प्लान बना चुका हूँ और इतना प्लान अच्छा बना चुका हूँ, इसीलिए मैं क्लेवर हूँ, बहुत ही ज़्यादा चतुर हूँ। अपार्ट फ्रॉम इट ही हैड गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट जेराड बिफोर कमिंग टू हिज कॉटेज। और इसके अलावा वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट क्यों समझ रहा था, क्योंकि उसने जेराड के कॉटेज में आने से पहले ही जेराड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर ली थी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो इंट्रूडर ने जो दिमाग लगाया था, जितना भी सोचा था, वो तो बहुत सही सोचा था। गलती कहाँ करी, गलती ये करी कि अपनी स्मार्टनेस को साबित करने के चक्कर में और अपनी तारीफ़ और ये साबित करने में कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, ये सारी बातें उसने जेराड के सामने उगल भी दी, बयान भी कर दी। अगर बयान नहीं करता और ज़्यादा अपनी तारीफ़ों के पुल नहीं बांधता जेराड के सामने और सारी हकीकत और सारी चीज़ें अगर उसके सामने नहीं बताता, तो शायद जेराड को अपने आप को बचाने में बहुत मुश्किल होती, इज़न्ट इट। चलिए, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड ही वांट द लिसनर टू बी केयरफुल, यानी ही कौन है यहाँ पर, यहाँ ही है हमारा इंट्रूडर, ऑलराइट, ही इज़ द इंट्रूडर एंड लिसनर जो है वो कौन है, जेराड। मैं थोड़ा प्रॉपरली लिख देती हूँ, ही कौन है, इंट्रूडर है, और लिसनर है जेराड, ठीक है, राइट। स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेने चाहिए। कई बार फॉर वॉट एवर रीज़न, कई बार ये होता है कि हम जो ये पूछा जाता है कि यहाँ पर ये ही कौन है, आई कौन है, शी, हर,
कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है ये कौन है, ठीक है। तो हम कई बार ऐसा होता है कि या तो कंफ्यूज हो जाएंगे या याद नहीं आता है, फॉर वॉट एवर रीज़न हम कई बार सही आंसर नहीं भी आ रहा होता है हमको दिमाग में। जब हम सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस में ही कहीं ना कहीं एक क्लू होता है, ठीक है। अब यहाँ वो क्लू मतलब पूरी स्टोरी समझ में आती है, जैसे वाई डिड ही वॉर्न, अब किसने किसको वॉर्न किया था। तो यहाँ पर जेरार्ड ने तो ऐसा कहीं पे वॉर्न किया ही नहीं था इंट्रूडर को, राइट। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर ही कौन है, शी कौन है, आई कौन है, इज़न्ट इट। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन में ना पता चले तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस हैं उस एक एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड वो आप पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसका आंसर देखते हैं, वाई डिड ही वॉर्न द लिसनर, लिसनर को वॉर्न क्यों किया कि केयरफुल, ध्यान रखो कि भाई अगर तुमने एक भी झूठ अगर तुम्हारा पकड़ा गया और तुमने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना तो तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि उसने तो बंदूक तान रखी थी ना। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इंट्रूडर वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर दैट जेरार्ड कुड नॉट befool him by telling a lie because the intruder had already gathered information about him। यानी इसका क्या मतलब है कि इंट्रूडर क्या करना चाहता था, इस बात को क्लियर करना चाहता था कि जेरार्ड को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। बेफूल का मतलब कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। बाय टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहे हो और झूठ बोल के तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिकॉज द इंट्रूडर हैड ऑलरेडी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए मतलब इंट्रूडर जो है तो इंट्रूडर ने पहले ही जेरार्ड को लेकर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही कलेक्ट कर ली थी। बेटा गैदर्ड का मतलब होता है कलेक्ट करना या इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट या इकट्ठा, ठीक है। सो ही टोल्ड जेरार्ड टू बी केयरफुल। तो यहाँ पर जो इंट्रूडर है उसने जेरार्ड से क्या कहा कि बी केयरफुल, ध्यान रखो, तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी जान पर बात आ सकती है, राइट। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द एक्सट्रैक्ट रिवील अबाउट द इंट्रूडर। ये जब एक्सट्रैक्ट हम पढ़ते हैं तो हमें इस इंट्रूडर के बारे में क्या पता चलता है, हमें क्या समझ में आता है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, वो किस कैरेक्टर या कैसा चरित्र है उसका। तो यहाँ चरित्र का मतलब ये नहीं है कि अच्छा आदमी बुरा आदमी, नो। चरित्र मतलब यहाँ पर है कि किस सोच का व्यक्ति है, किस तरीके की विचारधारा का व्यक्ति है वो, है ना। द एक्सट्रैक्ट रिवील्स दैट द इंट्रूडर इज ओवर कॉन्फिडेंट, वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है, इतना ज़्यादा उसको लग रहा है कि मैंने जो प्लान बनाया वो तो फुल प्रूफ है और कोई फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। अबाउट हिज एबिलिटीज एज अ क्रिमिनल एंड ओवर एस्टिमेट्स हिज एबिलिटी टू एस्केप द लॉ, मतलब अपने आप को जो एक इतना ज़्यादा वो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहा है कि उसने जो प्लान बनाया है वो एकदम परफेक्ट प्लान है। और वो जो क्रिमिनल जो क्राइम कर रहा है वो क्राइम भी वो देखो कितना बढ़िया तरीके से एकदम सफाई से कर रहा है कि कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा है। और अपने आप को बचाने के लिए भी अब जो उसने प्लान बनाया है वो भी एकदम मतलब एकदम परफेक्ट है, कोई कुछ कर नहीं सकता। और ओवर एस्टिमेट भी कर, एस्टिमेट का मतलब होता है खुद के प्रति एक अंदाज़ा लगाना, ठीक है, तो अनुमान लगाना। तो यहाँ कुछ अति ज़्यादा अनुमान वो ये लगा रहा है कि वो जो है लॉ से बहुत ही आराम से बच निकलेगा। लेकिन क्या ये वाकई में हो रहा है? नॉट रियली। चूंकि ये नहीं हो रहा है इसीलिए यहाँ कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट लिखा है और एस्टिमेट नहीं ओवर एस्टिमेट लिखा है। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी आंसर जो है एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गए हम हमारे तीसरे एक्सट्रैक्ट पर जो कि है आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हियर, आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। तो यहाँ पर फिर से यही बात हो रही है, खुद को लेकर ढींगे मारी जा रही हैं, अपने बारे में तारीफ़ की जा रही है कि तुम शायद मुझे ज़्यादा समझदार नहीं समझते लेकिन मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इनफैक्ट यहाँ जो भी है मैं उन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, आई एम द बेस्ट हियर। अब ये किसने किससे कहा होगा आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस एक्सट्रैक्ट से है, हु स्पीक्स दीज वर्ड्स टू वूम एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट। किसने किससे ये शब्द कहे हैं, मतलब स्पीकर कौन है, तो इंट्रूडर है। लिसनर कौन है, यानी किससे कहे, सुन कौन रहा है, जेरार्ड सुन रहा है। और जेरार्ड इज स्मार्टर बिकॉज ही इज लिसनिंग, और सुनने का मतलब होता है जानना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई बात अगर सुने तो दैट्स द बेस्ट थिंग,
हमेशा बोलना ही सही नहीं होता है, राइट। इन वॉट कॉन्टेक्स्ट, वॉट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ बेसिकली मतलब होता है कि किस हिसाब से, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि तुम ये जो बात कह रहे हो वो किस हिसाब से कह रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है ये कहने का, है ना, या तुम्हारा क्या इरादा क्या है इन बातों के कहने को पीछे, है ना। यही इरादा, यही हिसाब जो होता है ना, कॉन्टेक्स्ट कहलाता है बेटा। तो यहाँ पर जो इंट्रूडर है वो क्या बोल रहा है कि तुमने ये बात कही, और जो इंट्रूडर ने जेरार्ड से जो बात कही है वो किस हिसाब से कही है, क्या मतलब है उसका। तो दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय द इंट्रूडर टू जेरार्ड। Speaker, listener. He utters these words when Gerard asks him to tell him something about himself. यानी यहाँ पर जेरार्ड भी तो पूछता है ना इंट्रूडर से कि अपने बारे में भी तो कुछ बताओ, मेरे बारे में तो तुमने सब जान रखा है, तुम सब जानते ही हो मेरे बारे में, थोड़ा कुछ अपने बारे में भी तो बताओ। तो यहाँ जैसे ही जेरार्ड पूछता है इंट्रूडर को, वो सारी बातें उगल देता है। अटर्स का मतलब क्या होता है बेटा, अटर्स का मतलब ही होता है सारी चीज़ें एकदम बखान कर देना। तो he utters these words when Gerard asks him to tell him something about himself. इंट्रूडर के बारे में जैसे ही कहा कि तुम अपने बारे में बताओ, सब चीज़ों का बखान कर देता है, और सबसे पहले किस बात का बखान करता है, खुद की तारीफों के पुल बांधने लगता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Why does the speaker say I could tell you plenty? स्पीकर कौन है, इंट्रूडर। उसने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ, क्यों कहा ऐसा, क्योंकि the intruder says so because he is over confident। मतलब उसने ये क्यों कहा कि उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपनी काबिलियत पे, अपने प्लान पे, कि उसे था कि मैं अगर इसे सब कुछ बता भी दूंगा तो हो क्या जाएगा, मैं ही जीतूंगा, मेरा प्लान एकदम परफेक्ट है, मेरे पास गन है, मैं इसको जान से मार दूंगा, ये कर ही क्या सकता है, तो इसको कुछ अगर मैं बता भी दूंगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो द इंट्रूडर सेज सो बिकॉज ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंट एंड थिंक्स दैट ही इज़ स्मार्ट इनफ टू एग्जीक्यूट हिज प्लान सक्सेसफुली। वो इतना ज़्यादा होशियार है कि उसने जो प्लान बनाया उसे बहुत आसानी से वो एग्जीक्यूट कर देगा और आसानी से वो उसको अंत तक पहुंचा देगा। देयर इज़ अ रिंग ऑफ प्राइड इन हिज वर्ड्स एंड हिज ईगो मेक्स हिम ओवर एस्टिमेट हिमसेल्फ। मतलब उसके पास एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्राउड था वो इस बात को लेके कि उसने जो प्लान बनाया बहुत अच्छा है, और इसीलिए उसका जो ईगो होता है बेटा अहम, ईगो होता है अहम, तो उसके अहम को एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, उसके अहम को एक और बूस्ट मिल रहा था ईगो को, कि हाँ मैंने जो किया है एकदम परफेक्ट है, कोई मुझे हरा नहीं सकता, आई वुड बी द बेस्ट। और इसी हिसाब से उसने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया, मतलब खुद जितना लायक है ना उससे बहुत ज़्यादा अपने आप को लायक समझ लिया, बहुत ऊपर के दर्जे तक। तो इसीलिए उसने बहुत आसानी से कह दिया हाँ मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही मीन बाय द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हियर। मतलब मैं यहाँ आसपास टॉप ऑफ द क्लास हूँ, उसका क्या मतलब है, मतलब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। किसने कहा है, इंट्रूडर ही कह रहा है। द इंट्रूडर बिलीव्स नो वन एल्स इज एज स्मार्ट एज हिम, जेरार्ड टू इज नो मैच फॉर हिम। मतलब जेरार्ड भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, कि इंट्रूडर जो है उससे ज़्यादा अक्लमंद कोई भी नहीं है। नो वन इज स्मार्टर देन हिम, कोई भी उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। इनफैक्ट जेरार्ड भी उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। राइट स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस अच्छे से क्लियर है। हाउ डज द स्पीकर यूज हिज ब्रेन्स, वेयर हैज़ ही गॉट टू बाय यूजिंग हिज ब्रेन्स। क्या मतलब है कि जो स्पीकर है उसने अपना दिमाग किस तरीके से लगाया, और वेयर हैज़ ही गॉट बाय यूजिंग हिज ब्रेन्स, और अपना दिमाग लगा कि वो कहाँ तक पहुँच गया है। इंट्रूडर ही है ना यहाँ पर, तो उसके हिसाब से क्या है, कह रहा है वो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मेरे पास इतना दिमाग है, इसीलिए मैं आज वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ हूँ। अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त आयरनी है कि यहाँ पर इंट्रूडर को ये लग रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ। वो जिस मुकाम पर है तो इंट्रूडर को लग रहा है कि मैं बहुत सक्सेसफुल कुछ हो गया हूँ, बट रियलिटी ये है कि वो सक्सेसफुल नहीं, इनफैक्ट वो एक ऐसी जगह पहुँच गया है, ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहाँ हर वक्त उसको पुलिस से बचकर भागने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से भगौड़ा हो चुका है वो, उसे हर वक्त पुलिस से बचने की ज़रूरत है। तो वो किसी अच्छी जगह पे, अच्छे पॉइंट पर नहीं आया है। ही इज़ नॉट एट गुड प्लेस, वो इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में है, लेकिन वो खुद ही इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसे ये लग रहा है कि वो जो प्लान बना रहा है वो इतना सॉलिड प्लान है, इतना शानदार है,
तो पूरा ध्यान उसका उसी चीज़ में है कि वो प्लान कितना अच्छा बना रहा है और बना चुका है, और अब तो वो और भी अच्छी लाइफ जीने वाला है। ये भूल गया कि एक्चुअल में उसकी जो सिचुएशन है वो कितनी खराब है, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। The speaker uses his brains by planning and committing crimes without getting caught by the police. स्पीकर ने अपना दिमाग किस में लगा रहा, मतलब इंट्रूडर इसी चीज़ में ना कि पुलिस से बच गया, मर्डर कर रहा है और मर्डर करने के बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। इसी चीज़ों में तो दिमाग लगा रहा है, और ये भी सोच रहा है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं इंसान को मार चुका हूँ लेकिन पकड़ा नहीं गया अभी तक। He had now got to a point where he intends to kill Gerard. अब वो एक ऐसी पॉइंट पर आ गया है कि जहाँ पर वो जेरार्ड को जान से मारने वाला है, एंड अज्यूम्स हिज आइडेंटिटी टू एस्केप द लॉ फर्दर। और उसकी आइडेंटिटी, उसकी जो पहचान है वो अपना लेगा, मतलब इंट्रूडर जो है जेरार्ड की पहचान अपना लेगा, और उसकी पहचान अपनाने के बाद वो जेरार्ड की ज़िंदगी जिएगा, और इसी तरह वो कानून को धोखा दे सकता है भविष्य में। मतलब फर्दर का मतलब है कि आगे आने वाला समय जो है ना, कि अब आगे जो है वो इसी तरह जो है कानून को धोखा दे देगा और वो फिर सेफ हो जाएगा। और यही वो पॉइंट, यही वो पूरी सिचुएशन है जिसके बारे में वो सोच रहा है कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। एक्चुअल में ये बहुत ही गलत एक जगह पर है, बहुत ही एक नेगेटिव सिचुएशन में है, लेकिन उसको इस चीज़ का पता ही नहीं है, रियलाइज़ ही नहीं है। इनफैक्ट उसको ये लग रहा है कि मैं अपनी होशियारी की वजह से इतनी बढ़िया जगह पर, इस मुकाम पर पहुंच गया हूँ। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस और आंसर्स क्लियर हो गए होंगे बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। देन वी आर ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और जो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो है, Why does the intruder say they cannot hang me twice या can't hang me twice? वो मुझे 2 बार फांसी पर नहीं लटका सकते हैं। तो ये इंट्रूडर ने क्यों कहा? क्योंकि पहले ही वो एक कत्ल कर चुका है, पहले ही वो एक मर्डर कर चुका है, तो ये संभव नहीं है ना कि दूसरी बार मर्डर करेगा तो 2 बार फांसी पर चढ़ाएंगे, ये तो नहीं हो सकता, इसलिए उसने ऐसा कहा। रिटन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इंट्रूडर थ्रेटन्स का मतलब होता है डराना। The intruder threatens Gerard that he will murder him. इंट्रूडर ने डराया धमकाया जेरार्ड को कि वो उसे जान से मार डालेगा। Gerard tells him that he should not do this because he would be arrested and hanged for that crime. अब जेरार्ड ने क्या उसको समझाने की कोशिश की कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब तुमको, जेरार्ड कहता है कि तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ये जो तुमने क्राइम किया है ना, इस अपराध की तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इट मीन्स कि जेरार्ड उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम ये क्राइम मत करो, तुम इस तरीके का अपराध मत करो, क्योंकि अगर ऐसा किया तुमने तो तुमको पुलिस पकड़ लेगी, अरेस्ट हो ही जाओगे तुम, और फिर तुम्हें सज़ा हो जाएगी। द इंट्रूडर रिमार्क्स दैट ही हैज़ ऑलरेडी मर्डर्ड समवन। इस बात पर क्या कहता है इंट्रूडर? इस बात पर कहता है कि मैं ऑलरेडी एक व्यक्ति का खून कर चुका हूँ, मैंने पहले ही एक व्यक्ति का खून कर दिया है, एंड वुड बी हैंग्ड फॉर दैट क्राइम, और मुझे ये सज़ा दी जा चुकी है कि मुझे उसके लिए फांसी दी जाएगी, उसी क्राइम के लिए, हैंग्ड फॉर दैट क्राइम, है ना। सिंस ही कैंट बी हैंग्ड ट्वाइस, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ किलिंग जेरार्ड। अब चूंकि मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ एक को, ऑलरेडी मुझे सज़ा भी मिल ही चुकी है, अब ये तो बात निश्चित हो चुकी है कि मुझे फांसी दी ही जाएगी। अब ये बात जब निश्चित ही हो चुकी है तो मैं अब 1 खून करूं, 2 करूं या 100 कर दूं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे एक ही बार फांसी पर लटकाया जा सकता है, 2 बार नहीं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। वाई वॉज द पुलिस आफ्टर द इंट्रूडर? इंट्रूडर के पीछे पुलिस पड़ी क्यों हुई थी? क्योंकि उसने मर्डर किया था और एक पुलिस वाले को ही मारा था, इसलिए अभी उसने खुद ही पहले क्वेश्चन में एडमिट भी किया ना कि हाँ मैंने मर्डर किया है, वो एक पुलिस वाले का ही मर्डर किया था। द इंट्रूडर वॉज अ क्रिमिनल, वो एक अपराधी था। क्रिमिनल का मतलब अपराधी होता है बेटा। ही हैड मर्डर्ड अ पुलिसमैन, उसने एक पुलिस के आदमी को जान से मार दिया था। ही वॉज बीइंग हंटेड बाय द पुलिस, मतलब पुलिस द्वारा उसको हंट किया जा रहा था, ढूंढा जा रहा था, मतलब बुरी तरह जो है पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। दिस वॉज द रीज़न ही इंट्रूडेड जेरार्ड्स कॉटेज, यही कारण था कि वो जेरार्ड के कॉटेज में, उसके घर के अंदर घुस आया था। एंड ही वांटेड टू किल जेरार्ड एंड टेक हिज प्लेस, और वो जेरार्ड को जान से मार देना चाहता था, जेरार्ड की जगह ले लेना चाहता था, जेरार्ड की आइडेंटिटी अपनाकर जेरार्ड बनकर जीना चाहता था, राइट, मतलब सेफ लाइफ चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जेरार्ड्स प्रोफेशन, मतलब जेरार्ड का प्रोफेशन, वो क्या काम करता था?
प्ले राइट था बेटा, वो नाटककार। ओके, हाउ डू यू नो इट? अब ये पता कैसे हमें कि वो नाटककार था? कुछ तो बातें हुई होंगी इस तरीके के डायलॉग्स। जेरार्ड इज अ प्ले राइट, ठीक है। ही इज वर्किंग फॉर सम थिएटर ग्रुप, वो किसी थिएटर ग्रुप के लिए काम कर रहा था। तो कैसे पता चला ये? ही सेज एट द एंड ऑफ द प्ले, सॉरी आई, देखिए ये जो डायलॉग है ना एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है। तो ये जो डायलॉग है अगर आपको भी एज इट इज़ याद कर कर अगर आप अपने आंसर में लिख सके ना, दैट वुड बी वंडरफुल, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से जो है आपको और ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनाता है आपके आंसर को, एंड यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स। Sorry, I can't let you have the props in time for rehearsal. I think I will put it in my next play. ये सारे जो डिस्कशन, ये पूरी जो बात होती है, ये एज इट इज़ नहीं बेटा, पूरा जो लंबा डिस्कशन है उसमें बीच में आप डॉट 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 पूरा लगा सकते हो, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि मैं प्रॉप्स आपके लिए समय पर नहीं लेकर आ पाया, या दूसरा जो सेंटेंस बोला था आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, यानी मैं ये जो सिचुएशन आज हुई उसको अपने अगले प्ले में भी डालूंगा। ये दो डायलॉग्स ऐसे थे जिससे हमें पता चलता है कि वो थिएटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, थिएटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मतलब मैं अपने नेक्स्ट प्ले में डालूंगा, मतलब मेरा नेक्स्ट प्ले होगा, इसका मतलब मैं एक नाटककार हूँ, मतलब मैं किसी अथॉरिटी पे ही होऊंगा ना, तभी तो मैं उसे अपना अगला प्ले कह रहा हूँ। तो ये जो दो डायलॉग्स हैं उससे हमें पता चल रहा है कि जो जेरार्ड है वो एक नाटककार है, और इन डायलॉग्स से हमें ये प्रूव भी हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, व्हाट इज द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोजेस टू एक्सप्लेन? अब ये मिस्ट्री जो है प्रपोज टू एक्सप्लेन, ये कौन सी मिस्ट्री थी? यही कि जेरार्ड इस इंट्रूडर को बताता है कि मैं जो हूँ, मैं खुद भी एक क्रोक हूँ, मैं खुद भी एक बदमाश आदमी हूँ, मैंने भी मर्डर किया है और मेरे पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है। सो जेरार्ड सेज दीज वर्ड्स टू द इंट्रूडर, जेरार्ड ने इंट्रूडर से कहे ये शब्द, एंड ही वांट्स टू टेल हिम दैट ही हिमसेल्फ वाज अ क्रिमिनल। वो खुद भी एक क्रिमिनल है। जेरार्ड क्या पता, मैं खुद भी एक क्रिमिनल ही हूँ। तुम ये सोच रहे हो कि मेरी आइडेंटिटी लेकर जिंदा रहोगे और फिर खुश रहोगे, पीसफुल रहोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है, तो तुम्हारे पीछे अगर पुलिस अभी पड़ी हुई है और तुम मेरी आइडेंटिटी ले लोगे तो भी पड़ी ही रहेगी। एंड हैड मर्डर समवन, और मैंने किसी का खून किया है। ही वॉज इन हाइडिंग एंड द पुलिस वॉज आफ्टर हिम, और मैंने चूँकि मर्डर किया है तो मुझे भी पुलिस से छुपना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। He was expecting the police to raid his house anytime, so he was about to leave that place very soon. और क्या कहता है, वो इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब इस चीज़ की एक उम्मीद उसको हो रही थी कि शायद आज ही जो है पुलिस उसके घर पे धावा बोल देगी, रेड मार देगी और उसको पकड़ कर ले जाएगी, और इसीलिए वो इस घर से एकदम जाने की कगार पर है कि जल्दी से यहाँ से भाग निकले ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। तो इसका मतलब ये है, वो क्या बताता है कि भाई मैं भी एक क्रिमिनल ही हूँ, मैं भी कोई ऐसा तुम सज्जन मत समझो, आई एम ऑल्सो अ क्रूक, आई एम ऑल्सो अ क्रिमिनल। तो तुम्हारे पीछे अगर पुलिस पड़ी हुई है ना, तो तुम मेरी आइडेंटिटी लोगे और जेरार्ड बन जाओगे, तो जेरार्ड के पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है, तो यू विल नॉट बी सेफ। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, एंड नाउ विल सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द इंट्रूडर से आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग? यानी इंट्रूडर ने जेरार्ड से ही ये बात कही थी, और क्या कहा था कि मुझे नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा समय तक प्लीज्ड रह पाओगे। प्लीज्ड मतलब क्या? एक सुखद अनुभव होना, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम काफ़ी देर तक इतने खुश और रिलैक्स रह पाओगे। ऐसा क्यों कहा? वाई डिड ही से सो? वेल, बेसिकली इंट्रूडर ने इसलिए कहा था कि जैसे ही जेरार्ड को पता चलेगा कि वो किस इरादे से यहाँ आया है और किस वजह से उसने घुसपैठ की है जेरार्ड के घर में, तो वो एकदम सरप्राइज भी हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा, और सारी कामनेस जो है उसकी चली जाएगी, क्योंकि वो बुरी तरह डर जाएगा। तो यहाँ द इंट्रूडर सेज दैट जेरार्ड विल नॉट बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग बिकॉज ही हैज़ कम देयर विद एन ईवल प्लान। उसका एक ईवल प्लान है, एक बहुत ही खतरनाक उसने कोई प्लानिंग बना रखी है, and he wants to kill Gerard so that he can impersonate him and live peacefully forever. और उसने जो प्लान बना रखा है वो क्या है कि वो जेरार्ड को जान से मार देगा, और ताकि क्या कर सके, वो जेरार्ड की आइडेंटिटी लेकर हमेशा के लिए अच्छे से पीसफुली एकदम शांति से वो रह सके। तो यही इसका प्लान था, और ये यकीन कर रहा था इंट्रूडर कि जैसे ही जेरार्ड को पता चलेगा उसके ईवल प्लान के बारे में,
उसे बुरी तरह डर जाएगा जेरार्ड, और जितना भी वो अभी प्लीज्ड है और जितना रिलैक्स्ड है वो सब हवा हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम आ गए हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड जेरार्ड गेट रिड ऑफ द इंट्रूडर इन द प्ले इफ आई वर यू। यानी जेरार्ड जो है उसने इंट्रूडर से किस तरीके से पीछा छुड़ाया। गेट रिड ऑफ, ये जो गेट रिड ऑफ है स्टूडेंट्स, वो हमेशा एक साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, गेट रिड ऑफ, और इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या मतलब होता है? छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना। छुटकारा पाना या किसी से पीछा छुड़ाना या अपना चंगुल छुड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर है, हाउ डिड जेरार्ड गेट रिड ऑफ द इंट्रूडर इन द प्ले। इस प्ले में जेरार्ड ने इंट्रूडर से अपनी जान कैसे बचाई, अपना पीछा कैसे छुड़ाया, और व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले, और इस प्ले का सेंट्रल आइडिया क्या है। स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में एक क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा ही, बट इस पूरे वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये अक्सर बन जाता है फाइनल एग्जाम्स के अंदर। मेक श्योर इसे आप ध्यान से और अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें बेसिकली पूरे प्ले, इसका थीम और जो बेसिक आइडिया है उसके बारे में भी बात हुई है। तो आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ना, थ्रू आउट एक्सप्लेनेशन एक तरीके से जो कंक्लूजन निकल कर आता है ना, सार निकल कर आता है पूरे आंसर का, वही बताता है सेंट्रल आइडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके आंसर्स को समझते हैं। जेरार्ड लिव्ड इन अ लोनली कॉटेज, मतलब एक तरीके से पहले तो आपको थोड़ा सा उसका जो जिस्ट देना है, या हम कह सकते हैं कि इस प्ले को एक समराइज्ड फॉर्म में बताना है ताकि हम सेंट्रल आइडिया तक पहुंच सके, ठीक है। लेकिन समरी लिखना भी अपने आप में एक स्मार्ट चीज़ होती है, क्योंकि आपको ये देखना होता है, ये पिक करना होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स कौन से हैं, राइट। तो देखिए, जेरार्ड लिव्ड इन अ लोनली कॉटेज, वो घर में अकेला ही रहता था, एक कॉटेज ऐसा था अकेला, और वो कॉटेज भी बहुत अलग थलग, मतलब बहुत ज़्यादा बसावट नहीं थी आसपास भी, ठीक है। ही वॉज अ प्ले राइट, वो एक नाटककार था। वन डे एन इंट्रूडर एंटर्ड हिज कॉटेज विद द इंटेंशन टू किल हिम, और एक दिन एक घुसपैठिया उसके घर में आ गया उसको जान से मारने के इरादे से। द इंट्रूडर लुक्ड लाइक जेरार्ड, और जो घुसपैठिया था वो दिखने में जेरार्ड जैसा ही था। ही वॉन्टेड टू इम्पर्सोनेट जेरार्ड एंड एस्केप फ्रॉम द लॉ, वो जेरार्ड की जगह लेना चाहता था। जेरार्ड को तो जान से मार देता और अपनी उसकी जगह खुद ले लेता, खुद जेरार्ड बन जाता, ताकि वो कानून से बच सके, उससे एस्केप, उससे बच के भाग सके कि भाई अब मैं सेफ हूँ क्योंकि अब तो मैं जेरार्ड बन गया। बट जेरार्ड वॉज स्मार्टर, वो बहुत इंटेलिजेंट था जेरार्ड। ही अंडरस्टूड हिज मोटिव, उसे जेरार्ड को जो इंट्रूडर है ना, उसका जो मोटिव है, वो जिस इरादे से आया है, वो इरादा समझ में आ गया था पूरा। जेरार्ड टोल्ड हिम दैट ही हिमसेल्फ वाज अ क्रिमिनल एंड वाज एक्सपेक्टिंग ट्रबल दैट नाइट इटसेल्फ। अब यहाँ पर क्या बताया उसने कि जैसे ही उसको इरादा समझ में आ गया इंट्रूडर का, तो जेरार्ड ने क्या कहा कि वो खुद भी एक क्रिमिनल है, वो खुद भी एक अपराधी है, और खुद भी उसने कुछ क्राइम्स किए हैं। एंड एक्सपेक्टिंग ट्रबल दैट नाइट इटसेल्फ, और आज रात ही मेरे पर एक भारी मुसीबत आने वाली है। ही कन्विंस द इंट्रूडर टू एस्केप फ्रॉम देयर, और उसने ये जो इंट्रूडर है उसको पूरी तरीके से कन्विंस कर लिया, सहमत कर लिया, राजी कर लिया एकदम, और उसका यकीन जीत लिया कि मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम आने वाली है, मेरे ऊपर भी मुसीबत आने वाली है, इसलिए यहाँ से जल्द निकलना ही होगा, क्योंकि मैं भी तो एक क्रिमिनल हूँ, ठीक है। तो ये करना अभी के अभी तुरंत ये करना होगा। He offered his help to save the intruder from police. अब यहाँ पर उसने जो है he offered his help to save the intruder, यहाँ पे उसने जेरार्ड ने क्या बोला इस इंट्रूडर से, एक तरीके से उसको हेल्प ऑफर करी कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम भी यहाँ से निकल चलो, क्योंकि पुलिस कभी भी आती ही होगी, तो तुम भी मेरे साथ यहाँ से निकल चलो, ताकि मैं तो बच ही जाऊँगा, तुम भी बच जाओगे। He asked him to follow him towards garage. ही कौन है यहाँ? जेरार्ड। जेरार्ड ने, हिम है इंट्रूडर, ठीक है। तो जेरार्ड ने इंट्रूडर से क्या कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ, गैराज के रास्ते से होते हुए हम चलेंगे, ठीक है। मतलब इसने पूरी तरीके से कन्विंस कर लिया था, और पूरी तरीके से सिचुएशन को जेरार्ड ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। While on the way to the garage, Gerard pushed the intruder into a cupboard and locked him inside. अब जब वो गराज की तरफ जा रहे थे तो जेरार्ड ने क्या किया, जेरार्ड ने इंट्रूडर को
कबर्ड में, अलमारी में धक्का दे दिया। कबर्ड क्या होता है बेटा? अलमारी। तो अलमारी में धक्का दे दिया। अब यहाँ पर जो है इंट्रूडर प्रिपेयर नहीं था। यहाँ पर इंट्रूडर को क्या लग रहा था कि हाँ पुलिस से बचना है, जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जब वो रास्ते में था तभी, मतलब जब जाने लगा तभी क्या किया, जेरार्ड ने उसे धक्का दे दिया और कबर्ड में बंद कर दिया और कबर्ड को बाहर से कर दिया लॉक। Thus he got rid of him, और इसी तरीके से उसने इंट्रूडर से छुटकारा पा लिया। यही क्वेश्चन था ना कि छुटकारा पा लिया। अब यहाँ तक थ्रू आउट, यहाँ तक का जो आंसर है ना बेटा, उसमें थ्रू आउट किस तरीके से जेरार्ड जो है वो उसका जो बिहेवियर है उस पर ध्यान दिया गया है कि उसने किस तरह से पूरी सिचुएशन हैंडल की है। वाई सो, ऐसा क्यों किया गया है इस आंसर में, यही आंसर लिखने का तरीका होता है। इसलिए पूरी तरीके से जेरार्ड पर ध्यान दिया गया है ताकि आखिर में हम इसके सेंट्रल आइडिया पर फोकस कर सकें कि किस तरीके से जेरार्ड ने इस सिचुएशन को संभाला, अपने कंट्रोल में लाया कि एक आदमी जो गन लेकर उससे बात कर रहा है कभी भी, और उसको जान से मारने के इरादे से आया, कितना खतरनाक सिचुएशन में फंसा हुआ है जेरार्ड, उसमें भी उसने किस तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। तो पूरा अब यहाँ पर देखिए लास्ट की 3 लाइंस में ये एक सार निकल कर आएगा कि किस तरीके से उसने हैंडल करी चीज़। तो देखिए, इन सच अ कंडीशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्ट इन अ स्मार्ट वे। इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं, वहाँ ऑब्वियसली डर लगता है, घबराहट होती है, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाने के लिए एक स्मार्ट और समझदार तरीके से बिहेव करना ज़रूरी होता है। द प्ले टीचेस द नीड टू बी काम, composed and maintain presence of mind in times of trouble. This is the central idea of this play. कि जब भी कोई मुसीबत की घड़ी होती है ना, इस तरीके की जो परेशानियों का टाइम होता है, तो प्ले क्या सिखाता है, हमें काम रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहना चाहिए, कंपोज रहना चाहिए। कंपोज मतलब एकत्रित रहना चाहिए। एकत्रित का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि आपके हाथ पैर एक हाथ इधर भाग जाएगा, एक हाथ उधर भाग जाएगा, ऐसे कंपोज नहीं। कंपोस्ट का मतलब है कि एकदम रिलैक्स्ड रहना चाहिए, हबड़ तबड़ नहीं करनी चाहिए, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, या ओवर इमोशनल, ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए पूरी तरीके से ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। एंड मेंटेन प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब ऐसे में आपको अपना जो दिमाग है उसको भी काबू में रखना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए, ताकि हम मुसीबत की घड़ी में सही और अच्छा निर्णय ले सकें। अब ज़रूर आप ये सोचेंगे कि ये इतना कहना ही आसान है, समझाना और भी ज़्यादा आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन ये आप सिखाने की और समझने की इसलिए ज़रूरत होती है बेटा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करते हैं, तभी हमें हमारे दिमाग की और तभी हमें रिलैक्स रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सब कुछ जब अच्छा चल रहा है तब तो हम डेफिनेटली पॉजिटिव हो ही जाते हैं। जब कोई कुछ ख़राब हो रहा होता है, कोई ट्रबल हो रही होती है, समस्याएं आ रही होती है, उस टाइम पे पॉजिटिव रहना ज़रूरी होता है, और वो समय इस चीज़ का निर्णय लेता है कि आप वाकई में कितने हिम्मत वाले हो और वाकई में कितने समझदार हो। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? चलिए, आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा ध्यान से पढ़ें और समझें, ताकि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, राइट स्टूडेंट्स? चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड पेशेंस आर द टू वैल्यूज दैट हेल्प अ पर्सन एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी एंड डेंजर। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब है कि दिमाग से काम लेना, एंड पेशेंस का मतलब होता है सब्र या धीरज, मतलब एकदम शांति से रिलैक्स, हबड़ दबड़ नहीं होना। ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं दैट हेल्प अ पर्सन एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी एंड डेंजर। मतलब किसी भी समस्या और खतरे की घड़ी जब होती है, ऐसे के अंदर अगर आप अपने दिमाग से काम लेंगे और धीरज बनाए रखेंगे, सब्र से काम लेंगे, तो ये दो वैल्यूज़ ऐसी है जहाँ पर आप प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हो और सुलझा सकते हो उसे। हाउ डिड दीज टू एट्रीब्यूट्स ऑफ जेरार्ड हेल्प हिम गेट रिड ऑफ द इंट्रूडर? ये दोनों ही क्वालिटीज़ जो हैं, वैल्यूज़ क्या होती है बेटा? क्वालिटी या गुण, ठीक है। तो ये जो दोनों ही क्वालिटीज़ हैं वो किस तरीके से जेरार्ड के अंदर भी हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब यही होता है कि ये ट्रेट्स हैं, यानी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। जेरार्ड इसी तरीके का व्यक्ति है, तो किस तरीके से जेरार्ड के ये गुण उसे इस इंट्रूडर से छुटकारा दिलाने में मददगार हुए थे, मतलब किस तरीके से हेल्पिंग हुए थे ये दोनों ही वैल्यूज़।
Presence of mind and patience are two attributes of Gerard's personality and that helped him at the time of adversity. मतलब इस समय उसको इन दोनों ही गुणों ने मदद की थी. कैसे? He was successful in getting rid of the intruder who otherwise would have killed him. उसके इसी एटीट्यूड की वजह से वो इंट्रूडर से बच पाया था, जो कि जेरार्ड को मारने के लिए एकदम तैयार था बिल्कुल, और इसी इरादे से आया था. ऐसा नहीं कि कोई हाथापाई हो गई और बाद में गुस्सा आ गया था इंट्रूडर को और तो फिर उसे मारने लगा. नहीं, इनफैक्ट वो इसी नियति से आया था, इस नियत से ही आया था कि उसे जेरार्ड को मारना ही है. ठीक है. Gerard's cool temper allowed him to make a story which trapped the intruder. कूल टेम्पर का मतलब क्या होता है बेटा? टेम्परामेंट अपना जो होता है ना, वो दिमाग की स्थिति होती है. जैसे हम कई बार ये बोलते हैं कि उसका टेम्परामेंट तो बहुत ही जल्दी लूज़ करता है, वो अपना टेम्परामेंट बहुत हाई है. इसका ये मतलब है कि वो ज़्यादा एक गर्म मिजाज का है. मिजाज कह सकते हैं हम, टेम्पर को मिजाज बोला जा सकता है, कि जिसे ज़्यादा जल्दी अगर गुस्सा आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब उसका मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म तरीके का है, गर्म स्वभाव का है. और अगर कूल मिजाज है तो इसका मतलब गुस्सा जल्दी नहीं आता, बल्कि उसका मिजाज थोड़ा ठंडे प्रकार का है, यानी थोड़ा वो रिलैक्स रहता है, शांति से काम लेता है. राइट. इसी वजह से, इसी कारण से क्या मतलब पेशेंस दिखाता है आपका. ठीक है. तो उसी वजह से क्या हुआ, उसने अपने दिमाग में एक स्टोरी बना ली. मतलब वो पहले तो एक कूल रहा, एकदम रिलैक्स रहा, यानी एकदम उसने सब्र रखा. चूँकि उसने सब्र रखा तो उसका दिमाग ने भी काम किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी उसके दिमाग ने अच्छे से काम करा. और दिमाग ने अच्छे से काम करा इसीलिए वो अपने दिमाग में एक झूठी नकली स्टोरी हाथों हाथ बना पाया, और इसी स्टोरी के चक्कर में ट्रैप कर लिया इंट्रूडर को. ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसाना. तो अपनी इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड और पेशेंस, ये एक ही सेंटेंस में प्रेजेंस ऑफ माइंड और पेशेंस दोनों का कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसने धीरज बनाए रखा, शांत रखा अपने मन को, और धीरज से काम लिया, अपने मन को शांत बनाए रखा और दिमाग से काम लिया. तो उसने एक स्टोरी बना ली, और उस स्टोरी के, झूठी स्टोरी के चक्कर की मदद से उसने इस इंट्रूडर को अपने जाल में फंसा लिया. राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? ही मेड हिम बिलीव दैट ही हिमसेल्फ वॉज अ क्रिमिनल. मतलब उसने, जेरार्ड ने यकीन दिला दिया इंट्रूडर को कि वो खुद भी एक क्रिमिनल है. And he offered his help to the intruder. He knew that he would not be able to save himself from the intruder. अब यहाँ पर क्या है कि उसने, क्रिमिनल है वो, खुद एक क्रिमिनल है, ये यकीन दिला दिया इंट्रूडर को, और उसने इंट्रूडर को हेल्प भी ऑफ़र करी कि मैं तो यहाँ से निकल ही रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ साथ आ जाओ, पुलिस से तो तुमको भी बचना है. अब यहाँ पर ऑलरेडी जो है जेरार्ड को पता था he would not be able to save himself from the intruder, कि वो शायद उसके लिए अपने आप को इंट्रूडर से बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा. He used the weapon of his wit and patience to outsmart the intruder. अब इस सेंटेंस में 2-3 वर्ड्स हैं जो हम समझते हैं. He used the weapon. weapon का मतलब क्या होता है बेटा? हथियार. हथियार या औजार भी कह सकते हैं. हथियार. दूसरा वर्ड है एक wit. wit का मतलब क्या होता है? इन्वेंटिव तरीके से अपने दिमाग को एकदम अलग और अनोखे तरीके से अपनी अक्ल लगाना. मतलब रेगुलर नहीं, यानी कोई, किसी ने आपको किडनैप कर लिया या कोई आपको मारने के लिए आ गया है, ये कितनी ही दफ़ा होता है एक इंसान के साथ, रोज़ या रेगुलर बेसिस पे तो नहीं होता है ना. मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन ये होती है. ठीक है, अपॉर्चुनिटी बोलने वाली थी लेकिन नहीं, वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन ऐसी होती है, और भगवान नहीं ही करे कि कभी दोबारा या तीसरी बार, चौथी बार, इससे मल्टीपल टाइम्स किसी को इस तरीके की सिचुएशन फेस करनी हो. राइट. तो यहाँ पर विट का मतलब होता है कि जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ आपको एकदम अलग हटकर दिमाग लगाना होता है, सो दैट इज़ नोन एज विट. ठीक है. एंड पेशेंस टू आउटस्मार्ट. आउटस्मार्ट का मतलब होता है सामने वाले को बेवकूफ़ बना देना. और बेवकूफ़ कैसे बनाना? कि वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने की कोशिश कर रहा है और उसको आउटस्मार्ट कर दिया. मतलब यहाँ पर अगर हम एक हिंदी का अगर कोई फ्रेज़ यूज़ करें तो जैसे हम कहते हैं नहले पर दहला देना, तो मतलब वो भी कम नहीं है, लेकिन मैं भी उससे एक बढ़कर निकल रहा हूँ, तो वो मतलब होता है आउटस्मार्ट का. राइट. तो यहाँ मतलब है कि जो जेरार्ड है उसने अपनी विट का और अपने पेशेंस को हथियार बना के, मतलब अपनी अलग तरीके से अनोखी सोच का और अपने सब्र का, मतलब जो उन दोनों को हथियार बना के, अपनी समझ, अपनी अनोखी सोच
और अपने सब्र को हथियार बना के इंट्रूडर को एकदम बेवकूफ़ बना दिया और उसको उसी की ही जाल में फंसा दिया और उसको शिकस्त दे दी। It is rightly said that presence of mind and patience are the two values that help a person at the time of adversity and danger. और इसीलिए ये बात साबित भी होती है कि जो व्यक्ति अपने दिमाग से काम लेता है और ठंडे दिमाग से काम लेता है और सब्र बनाए रखता है, ये दो ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो किसी भी इंसान को किसी भी समस्या और ख़तरे से बचा सकती हैं। जैसे कि जिराड बचा, और जिराड ने अपने आप को बचाया। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई आ जाएगा और हमें बचा लेगा। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहली कोशिश यही रहती है बेटा कि हम अपनी खुद की मदद करें, ठीक है। अपनी खुद की हेल्प करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, है ना। और चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करना चाहिए खुद को बचाने के लिए, इज़न्ट इट। एकदम हथियार डाल देना और सरेंडर करना कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये नहीं ही करना चाहिए। गॉड नोज़ कब कहाँ आपका कौन सा जो कोशिश है वो काम कर जाए, इज़न्ट इट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स, अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है वो सब समझ में आ गए होंगे प्रॉपरली। और अगर फिर भी डाउट कहीं रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके हमेशा की तरह पूछ ही सकते हैं, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो एंड होता है। आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिए, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। उसके अलावा स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल दीज टॉप कोर्सेज। और क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी स्टूडेंट्स आपको इनके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन लिंक्स को चेक करें ताकि आपको ई नोट्स और ई बुक्स इनसे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, और आप विज़िट करें www.magnetbrains.com को, जहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस भी इजीली मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अपना ध्यान तो रखिए, तैयारी एकदम पक्की रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।